हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में। ये एक ऐसी यूनिट है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फंसते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको जितने भी फैक्ट्स हैं या जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो कार्टोग्राफी में हो, कार्टोग्राफी में हम यहाँ पर मैप के बारे में देखेंगे। मैप के बाद फिर हम चलेंगे स्केल की तरफ। ठीक है, स्केल देखने के बाद यहाँ पर टोपोशीट के बारे में बताएंगे। टोपोशीट के बाद स्केल को कैसे एनलार्ज और रिड्यूस किया जाता है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं, यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि फैक्ट से सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्लाइमेटोग्राफ और क्लाइमोग्राफ में अंतर क्या है, और थोड़ा हिस्ट्री देखने के बाद यहाँ पर फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स इन ज्योग्राफी देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा फिर जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, आइसो लाइन्स, वो देखेंगे। ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसो हाइट क्या है। ठीक है, आइसो ब्रॉन्स, आइसो क्रोन, ये सारी लाइन्स देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैप प्रोजेक्शन देखेंगे। मैप प्रोजेक्शन एक तरह से कार्टोग्राफी की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैप प्रोजेक्शन में यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखने के बाद फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन देखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पर हम इजी वे में आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर चाहे कॉनिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, जेनिथल, कन्वेंशनल, सारे यहाँ पर मैप प्रोजेक्शन बताएंगे। 2 चार्ट की हेल्प से आपको समझा देंगे। ठीक है, कोई चीज़ छूटे ना, सारी की सारी यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर कुछ फैक्ट देखने के बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे मैप प्रोजेक्शन में भी। फिर यहाँ पर जितने भी ये टाइप्स हैं, उन टाइप्स को थोड़ा यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। ठीक है, बोन प्रोजेक्शन हो, पॉलीकोनिक, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट, मर्केटर, ये डिटेल में इसलिए बताएंगे यहाँ पर क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधे 6-7 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिए, तो ये पार्ट आपका छूटे ना। तो यहाँ पर आपकी फिर कार्टोग्राफी ख़त्म हो जाएगी। कार्टोग्राफी के बाद फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड से, मीन्स जो स्टैट्स वाला पार्ट है उसमें देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पर डेटा पढ़ेंगे। डेटा के बारे में कि डेटम क्या है और डेटा में क्या अंतर, सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, छोटे छोटे अंतर भी बताएंगे। क्वेश्चनरी और शेड्यूल में क्या अंतर है, एब्सोल्यूट डेटा क्या होता है, परसेंटेज रेशियो, इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड, ये आरपीएससी में पूछा गया था। इंक्लूसिव मेथड, ऐसी बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, यहाँ कैंडिडेट फंस जाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजीसी नेट में पूछा गया था ओगिव कर्व के बारे में, कि इसको हम प्लॉट करते हैं या मेज़र करते हैं। सीधा प्लॉटिंग आएगा, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं ओगिव कर्व में। ठीक है, ओगिव कर्व के बारे में बताएंगे। असेंडिंग, डिसेंडिंग, यहाँ पर हम असेंडिंग के बारे में बताएंगे। किंक मार्क क्या होता है, डेटा, स्पेशियल डेटा, नॉन स्पेशियल डेटा, दोनों में अंतर बताएंगे। इसके बाद फिर रास्टर वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इनको डिटेल में कराने के बाद मीन, मीडियन, मोड को एक एक कर पढ़ेंगे। पहले मीन देखेंगे, इंडिविजुअल डेटा, फिर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, डिस्क्रीट डेटा, सारे यहाँ पर मीन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे मीडियन की तरफ। ठीक है, मीन के सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर एक पेज में लिख दिए हैं। टाइप्स ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलेंगे, कुछ यहाँ पर फैक्ट और देख लेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं। फिर मीडियन, मीडियन से क्या होता है, पोजिशनल एवरेज निकाली जाती है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मीडियन पढ़ने के बाद मीडियन के जितने भी फॉर्मूले हैं, डिस्क्रीट डेटा, ये सब यहाँ पर देखने के बाद फिर हम चलेंगे किधर, फिर चलेंगे मोड की तरफ। ठीक है, मीडियन यहाँ पर हमारा ओगिव कर्व इसी में आ जाएगा। फिर मोड की तरफ चलेंगे। मोड में भी हम यहाँ पर फॉर्मूले देखेंगे सारे, और उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके साथ मोड किसकी हेल्प से देखेंगे, हिस्टोग्राम की हेल्प से। पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मोड निकालने के लिए। ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पता हो जाएंगी। रिलेशनशिप देखेंगे मीन, मीडियन, मोड का। ठीक है, फॉर्मूले देखेंगे जितने भी हैं पूछ लिए जाते हैं।
इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मीन मीडियन मोड, यहाँ पर सिमेट्रिकल कर्व है। फिर इसके बाद स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यू देखेंगे, नेगेटिव स्क्यू। इसके बाद कुर्टोसिस देखेंगे, कुर्टोसिस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लो रेंज कर्व। ये यूपीएससी स्टैंड में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि लो रेंज कर्व किस में आता है, तो डिस्पर्जन में आता है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला देखेंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। मेजर्स ऑफ इनइक्वलिटीज, लो रेंज कर्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, और गिनी कोफिशिएंट, लो रेंज कहाँ के थे, गिनी कहाँ के थे, ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला के साथ यहाँ पर हमने ये चित्र भी बनाया हुआ है। सैम्पलिंग देखेंगे, दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके बाद कोरिलेशन देखेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये भी बताएंगे यहाँ पर। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, ग्राफिकल, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, लीस्ट स्क्वायर कंकरेंट डेविएशन, फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं स्पेयरमैन का भी। ठीक है, रिग्रेशन देखेंगे, रिग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, फिर आपको डायग्राम की हेल्प से, टेबल की हेल्प से समझा देंगे। टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट किस किस ने दिया, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट कितने तरह के, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, ये सब बताएंगे यहाँ पर। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हुए कुछ फैक्ट है वो देख लेंगे यहाँ पर। फैक्ट देखने के बाद फिर हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस। ठीक है, एक तरह से जीएनएसएस है, जीपीएस तो अमेरिका का है, तो लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ें भी बता देंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, कम वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ एक क्रम पूछा जाता है। यूजीसी नेट में सीधा सीधा ये पूछा गया था। स्टेशनरी सैटेलाइट एंड सिंक्रोनस सैटेलाइट, इनमें अंतर बता देंगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी हैं, एंड यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सी सैटेलाइट होती हैं। सेंसर क्या है, सेंसर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कुछ फैक्ट देख लेंगे एजेंसीज के बारे में। रिमोट सेंसिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे। पूरा प्रोसेस देखने के बाद फिर हम इनको एक एक पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरा ये प्रोसेस है, ये डायग्राम के हेल्प से आपको समझा देंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं, तो इसलिए पेशेंस बनाकर ये सारी चीज़ें देखनी है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है, बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो सारी स्कैटरिंग यहाँ पर बताई गई है। रैलिग स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग आरपीएससी में सीधा सीधा पूछा गया था। नॉन सेलेक्टिव, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर, ये 7 पार्ट में हमने ऊपर बताया था कि प्रोसेस क्या है, यहाँ पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रारेड की खोज किसने की, ये सारे फैक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम यहाँ पर कुछ सैटेलाइट देखेंगे, किस देश की कौन सी सैटेलाइट है, वो सब देखने के बाद रास्टर और वेक्टर डेटा यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि रास्टर कौन सा, वेक्टर कौन सा, फाइल पूछ ली जाती हैं। यूपीएससी स्टैंड में सीधा सीधा पूछा था। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाए क्या पता, तो इसलिए मॉर्फोमेट्रिक भी 2 पेज में हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हमारी पूरी क्लास रहने वाली है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की। पेशेंस बनाकर क्लास को आपको पूरा देखना है। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी और कोई इशू हो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कार्टोग्राफी, देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है, याद रखना है। कार्टोग्राफी पूछ लिया जाता है कि कौन सा है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देंगे, जर्मन है या फ्रेंच है, इस तरह से। तो बेसिक ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक ही फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इरविन रेज, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था जनरल कार्टोग्राफी। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, जनरल कार्टोग्राफी किसकी बुक है, तो ये बुक है किसकी, इरविन रेज। नाम लिखे देते हैं इरविन रेज,
साथ के साथ आपको लर्न भी कराते जाएंगे जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जनरल कार्टोग्राफी, इरविन रेज। मैप क्या है, अगर सिंपल आपसे कोई डिफाइन पूछे कि मैप क्या है, तो 3D, देखिए 3D अर्थ जो है 3D स्फेरिकल होती है। ठीक है, 3D अर्थ को 2D फॉर्म में कन्वर्ट करना यही मैप है। ठीक है, 3D अर्थ को 2D में कन्वर्ट करना यही मैप है। अगर ग्लोब पूछे, ग्लोब क्या है, इसका छोटा रूप है एक तरह से। ठीक है, पृथ्वी का छोटा रूप है, हालांकि ये स्फेरिकल ही होता है, लेकिन मैप क्या होता है, 2D फॉर्म में होता है। क्लियर। ग्रेटिक्यूल, ग्रेटिक्यूल क्या होता है, जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटिक्यूल हो गया। ठीक है, ग्रेटिक्यूल। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ते जाना है, बस समझते जाना है। लार्ज स्केल मैप, अब देखिए लार्ज स्केल मैप जैसे आपका खेत का, किसी गांव का, ये क्या है, लार्ज स्केल मैप है। इसमें एरिया क्या एरिया कम होता है लेकिन डिटेल ज़्यादा होती है। जैसे कोई गांव का मैप, शहर का मैप। ठीक है, इसका क्या है, RF कितना होता है, 1:2500 या इससे ज़्यादा। ठीक है, 2500, 3000, 5000, 10,000। तो ये हो गया लार्ज स्केल मैप। वहीं स्मॉल स्केल मैप, आपके घर में अगर आप जोग्राफर हैं तो मैप तो ज़रूर होगा। ठीक है, किसी देश का या महाद्वीप का, वर्ल्ड का मैप जो है वो स्मॉल स्केल मैप है। एरिया ज़्यादा होता है लेकिन डिटेल इसमें कम दिखाई जाती है, किसी कंट्री का, किसी कॉन्टिनेंट का। ठीक है, इसका जो स्केल होता है वो 1:2.5 लाख के आसपास होता है, या इससे भी ज़्यादा, मीन्स यहाँ पर 1:5 लाख भी हो सकता है। तो ये स्मॉल स्केल मैप है। ठीक है जी। कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप, ये क्या है, लार्ज स्केल मैप है। देखिए गांव की, किसी के खेत की खसरा खतौनी निकालनी हो, ठीक है, और या टोपोग्राफिकल मैप है किसी कस्बे का, एरिया का, ये क्या है, लार्ज स्केल मैप है। वहीं वॉल मैप, एटलस मैप, ये क्या है, स्मॉल स्केल मैप है। क्लियर। तो उदाहरण भी पूछे तो आपको बता देना है। एटलस से भी छोटा क्या होता है, ग्लोब होता है। ठीक है, एटलस से भी छोटा ग्लोब होता है। ग्लोब की कितनी फॉर्म होती है, बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं। ठीक है, इनका साइज अलग अलग होता है। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप वो मैप होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, वो थीमेटिक मैप है। उनका कोई एक थीम होता है, इनका कोई एक थीम होता है। रेनफॉल का मैप अलग दे दिया, ठीक है, या टेम्परेचर का दे दिया, इस तरह से, तो वो थीम है। या पॉपुलेशन का दे दिया डॉट मेथड से, तो ये थीमेटिक मैप है। एक मील में देखिए 63,360 इंच होते हैं। अब इनको निकालना कैसे है, सिंपली आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मील में 8 फरलोंग होते हैं। एक मील में कितने फरलोंग्स होते हैं, 8 फरलोंग्स। वहीं एक फरलोंग में 220 गज होते हैं। 220 गज, 220 गज का मतलब 220 यार्ड। तो सीधी गुणा कर दीजिए 220 की किससे, 8 से। 8 दूनी 16 का 6 और 1 8 दूनी 16, 1760 गज होते हैं एक मील में। कितने, 1760 गज हुए एक मील में, 1760 गज या 5280 फिट। अब क्योंकि एक गज में 3 फिट होते हैं तो 5280 फिट हो गए। फिर इसमें 12 की, एक फिट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 12 की गुणा कर दीजिए, आप 5280 में 12 की गुणा करोगे तो निकल कर आ जाएगा 63,360। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मील में 8 फरलोंग, एक फरलोंग में 220 गज, एक गज में कितने, एक गज में होते हैं कितने फिट, एक गज में होते हैं 12 36 फिट, 36। अब ये भी लिखे देते हैं साइड में, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एक गज में 3 फिट होते हैं, एक गज में कितने फिट, 3 फिट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1760 गज हो गए एक मील में और 5280 फिट हो गए। तो एक गज में यहाँ पर देखिए ये चीज़ें याद रखनी है आपको, भूलनी नहीं है।
यहाँ से अगर आपको एक वैल्यू भी आती है तो आप कर ले जाओगे, वैल्यू नहीं आती है तो क्या करोगे, फिर वहाँ माथापच्ची होगी, रटा हुआ भूल जाओगे। ठीक है, 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। टोपोग्राफिकल मैप में यूनिफॉर्म कलर होता है और यूनिफॉर्म सिंबल ही होता है। आप जब टोपो सीट देखोगे, यहाँ पर देखिए लगाई नहीं है पिक्चर क्योंकि फिर ये रिवीजन वीडियो है, हम उम्मीद करते हैं आपने थोड़ा कभी पहले पढ़ा होगा। तो टोपोग्राफिकल मैप में यूनिफॉर्म एक ही कलर होता है, एक ही सिंबल होता है, ये ध्यान रखना है। चाहे आप गूगल कर देखिए लीजिए, टोपोग्राफिकल मैप या टोपो सीट आपको दिखाई दे जाए, एक कलर में ही होगा और एक ही सिंबल होगा। टोपोग्राफिकल मैप और ज्योग्राफिकल मैप में क्या अंतर होता है, सिर्फ स्केल का अंतर होता है। टोपोग्राफिकल मैप का जो स्केल है 1 रेशियो 2.5 लाख या इससे लार्ज मीन्स 1 रेशियो 25,000, तो ये टोपोग्राफिकल मैप। ज्योग्राफिकल मैप में 1 रेशियो 2.5 लाख या इससे स्मॉल स्केल होगा, 1 रेशियो 5 लाख, ठीक है, 1 रेशियो 10 लाख, इस तरह से। जो वॉल मैप है, जो वो दीवारी मैप होते हैं वॉल मैप, वो ज्योग्राफिकल मैप होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हिप्सोमेट्रिक कर्व से क्या करते हैं, रिलीफ फीचर का पता करते हैं। ठीक है, हिप्सोमेट्रिक कर्व में जो रिलीफ फीचर है, हाई लैंड लो लैंड, इनके बारे में बताते हैं। प्लानीमेट्रिक मैप में कल्चरल और इकोनॉमिक एलिमेंट्स देखते हैं, कल्चरल और इकोनॉमिक एलिमेंट्स। जो मोस्ट थीमेटिक मैप्स हैं वो प्लानीमेट्रिक मैप्स ही होते हैं, जो थीम पर आधारित होते हैं वो प्लानीमेट्रिक मैप्स ही होते हैं। कोरोप्लेट मैप क्या होता है, कोरोप्लेट मैप में देखिए कलर तो एक ही होता है बट शेडिंग अलग अलग है, शेड के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर दिखाना हो, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है शेड थोड़ा डार्क कर देंगे, और जहाँ पर कम है हल्का सा वहाँ पर थोड़ा लाइट कर देंगे और लाइट कर देंगे। तो कोरोप्लेट मैप कलर एक ही रहेगा लेकिन शेडिंग अलग अलग होगी, कहीं डार्क कहीं लाइट। तो इस शेडिंग जो होती है एक कलर की, वो कोरोप्लेट मैप होता है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पर कैपिटा इनकम, ये सब कोरोप्लेट मैप की हेल्प से करते हैं। ठीक है जी। आइसोप्लेट मैप या आइसो अर्थमेटिक मैप, ये एक तरह से थीमेटिक मैप ही होते हैं। ठीक, कोरोप्लेट मैप में बाउंड्रीज के इशू होते हैं। अब देखिए कोरोप्लेट मैप और डेजीमेट्रिक मैप में अंतर पूछा है। कोरोप्लेट मैप में बाउंड्री को लेकर इसलिए इशू होते हैं, मान लीजिए ये बाउंड्री है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, तो आप कोरोप्लेट मैप डिज़ाइन करोगे, इशू होगा कि हमारी बाउंड्री आपने दिखा दी है इसमें, इस तरह से। बट डेजीमेट्रिक मैप में ये कोई इशू नहीं होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब मान लीजिए साइक्लोन आया बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, उड़ीसा और आंध्रा दोनों में आया, तो यहाँ पर जो साइक्लोन बाउंड्री देखकर थोड़ी अफेक्ट करेगा। अब जो मैप बनाएंगे डेजीमेट्रिक मैप है उसमें बाउंड्री पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। कोरोप्लेट मैप में बाउंड्री पर ध्यान दिया जाता है, डेजीमेट्रिक मैप में बाउंड्री पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होती है। ठीक है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल कहीं भी अफेक्ट कर सकता है साइक्लोन तो। ठीक है जी। क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में डॉट, कोरोप्लेट, आइसोप्लेट ये सब आते हैं। वहीं क्वालिटेटिव मेथड में कलर पैच, कोरोक्रोमेटिक, ठीक है, कलर पैच को ही कोरोक्रोमेटिक या कोरोक्रोमेटिक को ही कलर पैच बोलते हैं। सिंपल शेड, पिक्टोरियल, ठीक है, कोरोसिमेटिक, ये सिंबल पर आधारित होते हैं। जैसे कहीं पेड़ बना दिया, जैसे आप हाईवे पर देखते होगे वो सिंबल बने हुए होते हैं, तो कोरोसिमेटिक। नेमिंग मेथड, सीधे नाम लिख दिए, तो ये सब क्वालिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव डॉट, कोरोप्लेट और आइसोप्लेट। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं हुई होगी, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टिल्गेन-ब्योर मेथड और स्टैंडी गियर मेथड पूछा गया है। ठीक है, स्टिल्गेन-ब्योर मेथड या इसको एरियल भी बोलते हैं। इसमें देखिए रूरल पॉपुलेशन डॉट से शो करते हैं एंड अर्बन पॉपुलेशन को सर्कल से। अर्बन पॉपुलेशन को
किससे शो करते हैं, सर्कल से, गोले से। वहीं वॉल्यूमेट्रिक नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन वहाँ एरियल और वॉल्यूमेट्रिक नहीं पूछते, वहाँ पूछते स्टिल्गेन बोर और स्टैंडी गियर, क्योंकि ये इससे तो आप बता दोगे। स्टैंडी गियर मेथड में रूरल पॉपुलेशन डॉट से ही, ठीक है, यहाँ भी डॉट से, यहाँ भी डॉट, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन ये सर्कल से और यहाँ स्फेयर से शो की जाती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है स्टिल्गेन बोर सर्कल और स्टैंडी गियर स्फेयर। ठीक है, याद रख लेना है स्टैंडी गियर स्फेयर। ट्रैकोग्राफिक मैप क्या होते हैं? ट्रैकोग्राफिक मैप वो होते हैं जिसमें शो की जाती है एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ एक साथ, उसको ट्रैकोग्राफिक मैप बोलते हैं। एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ, क्या? एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ एक साथ शो की जाती है, उसको ट्रैकोग्राफिक मैप बोलते हैं। अब थोड़ा हम टोपोशीट के बारे में देख लेते हैं कि टोपोशीट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हालांकि यूपी में नहीं आया, राजस्थान में 3 क्वेश्चन आए थे आरपीएससी में। मिलियन सीट 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री की होती है। अगर मिलियन सीट की बात करें तो 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री की टोपोशीट होती है मिलियन सीट। डिग्री सीट 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, इसके 4 हिस्से बना दीजिए, तो ये जो मिलियन सीट है ये क्या बन जाती है? डिग्री सीट। 4 हिस्से हो गए तो डिग्री सीट बन गई। 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री। ठीक है जी, ध्यान रखना है मिलियन सीट 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री इस तरह से होती है। और जो डिग्री सीट है 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री। क्वाड्रेंट सीट, अब ये भी इस 4 हिस्से हो जाते हैं, डिग्री सीट के 4 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, एंड इंच सीट में जो ये डिग्री सीट है ये कन्वर्ट हो जाती है 16 पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देते हैं एक पेज पर, सॉरी, आपको खाली पेज देखकर यहाँ बनाते हैं, कहीं पर खाली पेज हमने लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पर समझना है आपको ध्यान से। मान लीजिए ये क्या है, कोई मिलियन सीट है। ठीक है, मिलियन सीट, इसके 4 हिस्से किए, इसके 4 हिस्से किए, तो ये बन गई क्या? डिग्री सीट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते जाते हैं साइड में मिलियन सीट 4 इंटू 4, वहीं फिर डिग्री सीट, मिलियन के बाद आती है डिग्री सीट 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री। ठीक है, अब फिर आ जाएगी क्या? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसके एक के 4 हिस्से हुए, तो ये हो गई क्या? क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब ही 4 होता है, क्वाड का मतलब 4 ही होता है। कितना होता है? 4। तो ये क्वाड्रेंट हो गई। और वहीं इंच सीट जो होती है, इंच सीट, क्वाड्रेंट यहाँ लिखे देते हैं, याद कर लेना है क्वाड्रेंट, तो ये होती है 30 डिग्री, डिग्री नहीं है ये, मिनट है, 30 मिनट इंटू 30 मिनट। और वहीं इंच कितनी होती है? 15 इंटू 15। तो ये क्या है? ये इस तरह से ही पूछे जाते हैं, मिलियन सीट, डिग्री सीट, क्वाड्रेंट सीट एंड इंच सीट। ठीक है, पहली ये सबसे बड़ी क्या थी? मिलियन सीट थी, फिर 4 में कन्वर्ट की डिग्री सीट, फिर 4 में कन्वर्ट की क्वाड्रेंट, फिर 4 में और कन्वर्ट कर दो, इसके भी 4 हिस्से, इसके भी 4, इसके भी 4, ये बन जाएगी क्या? इंच सीट। समझ आया जी? बड़ी तो ये थी क्या? मिलियन सीट पूरी की पूरी, फिर 4 हिस्सों में कन्वर्ट किए, डिग्री सीट हो गई, डिग्री सीट 1 डिग्री 2 3 4 डिग्री सीट, फिर क्वाड्रेंट सीट 4 हिस्से की, एंड इंच सीट में 16 हिस्से हो जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी अब। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, टोपो शीट और देखते हैं। टोपो शीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यूपी में नहीं पूछे गए थे, वो अलग बात है।
आरपीएससी में पूछे जाते हैं सीधे सीधे तौर पर। ठीक है, तो यही बताया हमने, मिलियन सीट, डिग्री सीट, क्वाड्रेंट सीट एंड इंच सीट। टोपो सीट को मिलियन सीट भी कहते हैं, इसीलिए हमारे मुंह से बार बार मिलियन सीट निकल रहा था और टोपो सीट भी निकल रहा था। टोपो सीट को मिलियन सीट भी कहते हैं। नोट करने वाली बात है, डिग्री सीट को जब डायरेक्शन के लिए डिवाइड करते हैं मीन से, तो बन जाती है क्या, क्वाड्रेंट सीट। अब भैया डायरेक्शन तो 4 ही होती है ना, ठीक है, डायरेक्शन 4 होती हैं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो एंड जब नंबर के लिए डिवाइड करते हैं तो बन जाती है इंच सीट। नंबर का मतलब 16 पार्ट में डिवाइड हुई, तो इसलिए यहाँ पर ये इंच सीट है। एंड यहाँ पर डायरेक्शन आए तो वो क्वाड्रेंट सीट है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में, या 72F/NE। अब पूछ लेंगे ये क्या है, कौन सी है, क्वाड्रेंट सीट है, या ये वैल्यू दे दी जाएगी 30 मिनट इंटू 30 मिनट। तो जब आपको पता होगी डायरेक्शन दी गई है, NE दिया गया है, तो डायरेक्शन का भैया सीधा सीधा होता है 30 इंटू 30, तो आप कर ले जाओगे। अगर नहीं पता है तो गलत कर ले जाओ। तो 30 मिनट इंटू 30 मिनट, ये क्या है, क्वाड्रेंट सीट है। ठीक है, वही नंबर आ गया 72F/10। अब देखिए वहाँ NE था और डायरेक्शन थी, यहाँ क्या है, नंबर है, 10 नंबर दे दिया है, 10 नंबर दे दिया, तो भैया ये हो जाएगी इंच सीट। ठीक है, ये हो जाएगी क्या, इंच सीट। और इंच सीट क्या होती है, 15 मिनट इंटू 15 मिनट। क्लियर, अब कोई दिक्कत यहाँ आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक जी, एक मील में 8 फरलोंग होते हैं, ये बता चुके। एक फरलोंग में 220 गज होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, एक मील में फिर कितने गज हुए, 1760, क्योंकि 220 की 8 से गुणा करोगे तो 1760 हो गए। एक मील में कितने इंच होते हैं, तो 1760 गज और 3 और 12, ठीक है, 63,360, यही बताया है ऊपर। क्लियर, अब आरएफ देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, तो ये डायमेंशनलेस फ्रैक्शन होती है, सेम यूनिट मेजरमेंट होती है। अगर अलग अलग यूनिट में दी है तो एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्केल 3 तरह के होते हैं, स्टेटमेंट स्केल, रेशियो स्केल, ग्राफिकल स्केल। स्टेटमेंट में सीधी स्टेटमेंट दी गई है, जैसे 1 सेंटीमीटर टू 25 किलोमीटर, मीन्स 25 किलोमीटर की जो दूरी है वो मैप में 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की जा रही है, तो इसको स्टेटमेंट स्केल बोलते हैं। रेशियो स्केल में 1 रेशियो 1 लाख, तो सीधी सी बात है 1 लाख इंच को 1 इंच से शो किया जा रहा है। ठीक है, ग्राफिकल स्केल में ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं, प्राइमरी डिवीज़न और सेकेंडरी डिवीज़न कर कर। ठीक है, ये भी 2-3 तरह की होते हैं। सिंपल में क्या है, 2 यूनिट होती हैं, मील को फरलोंग में या फरलोंग मील, इस तरह से। डायगोनल में 3 यूनिट हो जाती, कोई भी मील, फरलोंग, यार्ड, उदाहरण के लिए हमने दे रखे हैं। वर्नियर स्केल जो क्या है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखा जाता है, तो ये एक्यूरेसी के लिए वर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, प्राइमरी डिवीज़न, इनको साइकिल से भी बोलते हैं। ये कुछ बातें ध्यान रख लेनी है, स्केल से रिलेटेड। ठीक है, डेटा से रिलेटेड देखें तो डेटा 4 तरह का होता है, 4 तरह का, 4 टाइप्स ऑफ डेटा, 4 टाइप्स ऑफ डेटा। एक नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नीचे से ऊपर हमने क्यों बताया, क्योंकि नॉमिनल में कम इन्फॉर्मेशन शो होती है, एंड जो रेशियो डेटा है इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो होती है। जैसे नॉमिनल डेटा में आपसे पूछा आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है, तो आपको यस या नो में, इस तरह से नहीं, ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें पूछ लिया कि चाय पियोगे या नहीं पियोगे, आपने बोला यस या नो, बस यस नो में आंसर देना है, बात खत्म। तो ये हुआ नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डर भी बताते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डर भी बताया जाता है। इंटरवल में नो ट्रू जीरो होती है एंड रेशियो में ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। बस ये ध्यान रखना है, कम इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ट्रिक से याद रख लेना चाहे तो नो आई आर, नो आई आर। ठीक है, नो आई आर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल,
एंड रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ठीक है जी। इनलार्ज और रिडक्शन ऑफ स्केल, एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ स्केल। अब आपको RF गिवन है 1:10,000, ठीक है, 1:10,000। अब आपसे पूछा कि RF को हमने 5 टाइम एनलार्ज कर दिया, 5 टाइम्स एनलार्ज कर दिया और फिर वैल्यू दे दी ऑप्शन में ABCD, तो बताइए क्या वैल्यू होगी। तो भैया जब एनलार्ज करते हैं ना 1 में कितना है 10,000 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एनलार्ज करेंगे तो क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है 5 की, ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 से काट दीजिए 2,000, ठीक है। एनलार्ज में क्या हो जाएगा 1:2,000, ठीक है। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती है। वही रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में 5 टाइम रिड्यूस किया तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 1/10,000 और डिवाइड हो जाएगा 1/5, ठीक है, क्लियर। क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो वो नीचे चला जाता है। देखो ये बेसिक मैथ है, पता होना चाहिए। 10,000 है, अब डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, तो भैया 5 नीचे चला जाता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई का साइन लगता है। तो ये 3rd 4th क्लास में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:50,000 हो जाएगा। तो ये क्या है, रिड्यूस करने पे 1:50,000 और एनलार्ज करने पे 1:2,000 हो जाएगा। यही क्या है, एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ स्केल है। तो ये समझ आया, एनलार्जमेंट, रिडक्शन, डेटा, रेशियो एंड यहाँ पर स्केल बताया, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स ये बताए, वैल्यू बताई, पूछ ली जाती है। मिलियन सीट के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ एरियल मेथड, वॉल्यूमेट्रिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कोरोप्लेथ मैप, सारे मैप बताए एक एक कर यहाँ पर जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे, लार्ज स्केल मैप। और ये यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्यूफोर्ड नंबर, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ब्यूफोर्ड नंबर का यूज़ कहाँ होता है, तो विंड के केस में होता है। विंड की ये क्या है, स्पीड बताता है। अगर 0 है, 0 से 12 की वैल्यू होती है, 0 है तो बिल्कुल शांत विंड होगी, काम विंड। और 12 पर क्या होगा, तेज विंड होती है, मीन्स तूफानी विंड, हरिकेन वगैरह। तो ये विंड, ब्यूफोर्ड नंबर विंड को शो करता है, ठीक है। वैल्यू पूछ ली जाए तो 0 से 12। स्पेशियल डेटा में क्या होता है, ये क्या ज्योग्राफिकल स्केल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान लो कोई एरिया है, स्कूल है, तो इसके बारे में बता रहा है स्कूल, ठीक है। यहाँ पर मैप है, पॉइंट बनाकर दिखा दिया कि ये हमारा स्कूल है, तो ये हो गया स्पेशियल डेटा, ठीक है। ज्योग्राफिकल किसी एरिया के बारे में बता रहा है, प्रदर्शित करते हैं पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की हेल्प से। वहीं नॉन स्पेशियल डेटा या एट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं। नॉन स्पेशियल को क्या है, एट्रीब्यूट डेटा भी बोला जाता है। ये क्या करता है, डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशियल डेटा। जो भी स्पेशियल डेटा था इसकी इंफॉर्मेशन, इसको डिस्क्राइब करेगा ये, ठीक है जी, वो होता है नॉन स्पेशियल या एट्रीब्यूट डेटा। नाम बदल कर भी पूछ लिया जाता है कि एट्रीब्यूट डेटा क्या है, तो नॉन स्पेशियल डेटा है। नॉन स्पेशियल डेटा ही एट्रीब्यूट डेटा है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर देहरादून। फर्स्ट सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रिनाल थे, ठीक है, मेजर जेम्स रिनाल, नाम याद रखना है। सर्वे ऑफ इंडिया, ईयर याद रखना है 1767, ठीक है जी। हेडक्वार्टर देहरादून और फर्स्ट सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रिनाल, ठीक है। टोपोशीट आर ड्रॉन ऑन, टोपोशीट कहाँ ड्रॉ की जाती है, लैम्बर्ट कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे तो सारे प्रोजेक्शन आपको समझ आ जाएंगे, इसलिए अभी बस इतना याद रखना है कि जो मिलियन शीट ड्रॉ होती है लैम्बर्ट कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन विद एवरेज डेटम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अभी कंफ्यूज मत होना कि ये लैम्बर्ट कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन क्या है, ये मैप प्रोजेक्शन में आपको अच्छे से बताएंगे। हैसियोर सिस्टम क्या है, द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग
रिलीफ बाय परफॉर्मिंग हिल शेडिंग विद द हेल्प ऑफ फाइन एंड फ्रेगमेंटिंग लाइन इन द मैप। ठीक है, ये जो हेसियोर सिस्टम है इसमें क्या प्रदर्शित करता है, हिल शेडिंग। ठीक है, हिल शेडिंग को किसकी हेल्प से, फाइन एंड फ्रेगमेंटिक लाइन की हेल्प से मैप पर प्रदर्शित किया जाता है, इसको हेसियोर सिस्टम बोलते हैं। हिल और प्लास्टिक शेडिंग, ये फोटोग्राफ लिया जाता है लाइट लगाकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। ठीक है, ये कोई पहाड़ी है या, ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई ना, यहाँ से लाइट लगाकर फोटोग्राफ लिया जाएगा, तो ये हिल या प्लास्टिक शेडिंग है। ठीक है, कॉन्ट्यूर मॉर्फोग्राफिक, ये सिंबल की हेल्प से, ठीक है, सिंबल की हेल्प से बताते हैं मॉर्फोग्राफिक में कि। एंड कॉन्ट्यूर लाइन, कॉन्ट्यूर लाइन क्या होती है, ये एक तरह से इमेजिनरी लाइन होती है फाउंड ऑन द ग्राउंड एट द सेम हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज कॉल्ड कॉन्ट्यूर लाइन। अब कोई ये माउंटेन है, कॉन्ट्यूर लाइन की हेल्प से दिखाते हैं इसको। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं एक तरह से, ठीक है, शो किया जाता है इस तरह से। ठीक, तो आप अगर सर्च करोगे कॉन्ट्यूर लाइन तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी याद रखना इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉन्ट्यूर लाइन अगर पास पास होती हैं तो स्लोप क्या है, स्टीप बनता है, तीव्र होता है। और अगर कॉन्ट्यूर लाइन दूर दूर होंगी तो स्लोप क्या है, कैसा हो जाएगा, स्टीप ना होकर जेंटल स्लोप हो जाएगा, जेंटल स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल हाइट अपॉन में हॉरिजॉन्टल हाइट। ये है वर्टिकल हाइट 120 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 400 है, तो निकालिए। तो 120 अपॉन में 400, 120 अपॉन में 400, 0 0 गई और निकल कर आया 3:10, क्योंकि ये 4 से फिर डिवाइड जा रहा है। ठीक है, 3:10, ये क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला, वर्टिकल हाइट अपॉन में हॉरिजॉन्टल हाइट। पाई में एंगल निकालना है, जिसका एंगल निकालना है, और अपॉन में टोटल नंबर इंटू 360, सीधा निकल कर आ जाएगा पाई में एंगल। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पाई में अगर एंगल निकालना है, मान लीजिए टोटल नंबर है, टोटल नंबर है 200 और किसी का जिसका निकालना है 50 है उसकी वैल्यू, इंटू में 360, 0 से 0 काटिए। ठीक है, ये काटिए और 18, 18 पंजे 90, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मीन्स 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये पाई होती है, पाई 360 वैल्यू होती है इसकी पूरे की, तो जो 50 है और टोटल वैल्यू 200 थी, तो सीधी सी बात है 25% हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री इसकी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर, समझ आया? ओके। स्टार डायग्राम का यूज़ कहाँ किया जाता है, इम्पोर्टेंट है स्टार डायग्राम। फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के लिए, याद कर लीजिए अच्छे से। फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, स्टार डायग्राम का यूज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के लिए किया जाता है। इर्गोग्राफ, इसकी खोज किसने की, आर्थर गैडिस ने, आर्थर गैडिस ने। इर्गोग्राफ क्या बताता है, रिलेशनशिप ऑफ द एरिया एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स ऑफ अ रीजन विद द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया इज डिस्प्लेड। ये इर्गोग्राफ की हेल्प से देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है, आर्थर गैडिस। यहाँ तक कोई दिक्कत 3 पेज में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट थीमेटिक मैप क्रिएटेड इन 1686, ये एडमंड हैली के द्वारा। ठीक है, पहला थीमेटिक मैप क्रिएट किया गया 1686 में एडमंड हैली के द्वारा। जनरल कार्टोग्राफी बुक हमने स्टार्टिंग में ही बताई, इरविन रेज के द्वारा लिखी गई। कोरोप्लेथ टर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोरोप्लेथ मैप जो टर्म है जॉन किर्टलैंड राइट के द्वारा 1938 में। बुक है इनकी प्रॉब्लम्स इन पॉपुलेशन मैपिंग, प्रॉब्लम्स इन पॉपुलेशन मैपिंग, जॉन किर्टलैंड राइट। सिंपल भी आ जाएगा, JK राइट, कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी पूरा नाम दे देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। JK राइट भी याद रखना, जॉन किर्टलैंड राइट भी याद रखना। प्रॉब्लम्स इन पॉपुलेशन मैपिंग इनकी बुक है, कोरोप्लेथ टर्म इन्होंने दिया। डेजीमेट्रिक मेथड
जो हमने बताया था ना डेजीमेट्रिक की, ये फॉलो नहीं करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, वो डेजीमेट्रिक मैप बताया था। तो डेवलप हुआ ये 1911 में टियान सांस्की द्वारा एंड पॉपुलराइज किया जेके राइट ने, जॉन किर्टलैंड राइट ने ही। डेजीमेट्रिक मैप याद रखना है, टियान सांस्की एंड कोरोप्लेथ जेके राइट। डॉट मेथड बताया था, डॉट मेथड एरियल स्टिलगेनबोर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडी गियर, ऊपर ही आपको बता दिया है। ठीक है, ये जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको क्या है स्फेयर की हेल्प से, और ये सर्कल की हेल्प से दिखाता है। ये क्या है स्फेयर की हेल्प से, ठीक है, वो सर्कल की हेल्प से। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड हुआ 1875 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर चेंज कर कर न्यू दिल्ली हो गया। 1875 याद रखना है। IMD इन मॉडर्न टाइम्स D.N. विले कंपाइल्ड एन ऑथेंटिक मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ऑथेंटिक मैप ऑफ इंडिया किसके द्वारा कंपाइल किया गया, D.N. विले के द्वारा 1752 में। कब? 1752 में। ठीक है, पूरी अर्थ को कितनी मिलियन सीट में दिखा सकते हैं? हमने मिलियन सीट बताया, मिलियन सीट यानी टोपो सीट, मिलियन सीट तो 22 मिलियन सीट लगती है पूरी अर्थ को दिखाने में। पूछा जाए इंडिया को कितनी मिलियन सीट पर प्रदर्शित कर सकते हैं? 39 सीट्स पर, 39 मिलियन सीट्स पर। ठीक है जी, ये कुछ फैक्ट है याद रखने हैं। नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी NGP 2022 रिप्लेस द नेशनल मैप पॉलिसी ऑफ 2005। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 ने रिप्लेस की नेशनल मैप पॉलिसी जो 2005 की थी वो। ओल्डेस्ट डेटम यूज्ड इन इंडिया इज द एवरेस्ट एलिप्सोइड, सबसे पुराना डेटम है 1830 एवरेस्ट एलिप्सोइड। WGS 84 डेटम इम्पोर्टेंट है, WGS 84 डेटम, ये वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 USA का है। ठीक है, WGS 84 डेटम याद रखना है। मिलियन सीट ड्रॉ होती हैं, ये हमने बताया, लैम्बर्ट कोनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन विद एवरेज डेटम। हेसियोर सिस्टम बताया, हेसियोर सिस्टम की खोज लेमन जो कि ऑस्ट्रिया के थे इनके द्वारा की गई 1799 में। हेसियोर सिस्टम लेहमन 1799 ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में है। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में है। और ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही देश है जो कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, कॉन्ट्यूर लाइन की डिस्टेंस कम होती है तो स्टीप स्लोप, ये भी बता दिए हैं आपको। इर्गोग्राफ पहली बार आर्थर गेडिस के द्वारा इस्तेमाल किए गए। ओगिलवे इर्गोग्राफ, देखिए इर्गोग्राफ आर्थर गेडिस एंड ओगिलवी इर्गोग्राफ ये AG ओगिलवी के द्वारा बनाया गया एंड मद्रास ज्योग्राफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे। ठीक है, 1938 में ओगिलवी, नाम थोड़ा अलग है इनका, देख लेना है। ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ इम्पोर्टेंट हैं सारे। क्लाइमेटोग्राफ क्या करता है? मंथली टेम्परेचर एंड मंथली रेनफॉल। क्या? मंथली टेम्परेचर और मंथली रेनफॉल। इरविन रेज ने क्लाइमेटोग्राफ को स्पोकग्राफ बोला। एडमुंड्स एंड हार्टसॉन ने क्लाइमेटोग्राफ ही बोला। ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ को क्लाइमेटोग्राफ एडमुंड्स और हार्टसॉन ने, वहीं इरविन रेज ने स्पोकग्राफ बोला। TW बिर्च ने पोलर चार्ट और किलोग्राफ बोला। रट लेना है इनको, कब पूछ ले कुछ पता नहीं। इरविन रेज ने स्पोकग्राफ, मुंज और हार्टसॉन ने क्लाइमेटोग्राफ एंड TW बिर्च ने पोलर चार्ट और किलोग्राफ। वहीं बात करें क्लाइमोग्राफ की, इससे क्या मेजर किया जाता है? एवरेज मंथली वेट बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है क्लाइमोग्राफ की हेल्प से। ग्रिफ्ट टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, ग्रिफ्ट टेलर नाम याद रखना। स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमोग्राफ उसको हीटर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का क्लाइमोग्राफ है, इसका भी इस्तेमाल ग्रिफ्ट टेलर के द्वारा ही किया गया।
इसमें क्या बताया जाता है, हीटर ग्राफ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट डिस्टेंसेस विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन एक्शन स्पेशली सेटलमेंट। ठीक है, तो हीटर ग्राफ में क्या है, जो इफेक्ट है क्लाइमेट का ह्यूमन पर, ह्यूमन एक्शन पर क्या पड़ता है। ठीक है, जैसे स्पेशली सेटलमेंट के बारे में दिखाते हैं। ये 4 चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, मगी क्या शो करता है, वार्म एंड ह्यूमिड, स्कॉर्चिंग हॉट एंड ड्राई, रो कूल एंड ह्यूमिड एंड कीन कूल एंड ड्राई, ये शो करता है। ठीक है, याद कर लेना है इनको भी। ठीक, टोडरमल, देखिए टोडरमल की बात करें, ये किसके दरबार में थे, टोडरमल अकबर के दरबार में थे। इन्होंने क्या है, लैंड सर्वे स्टार्ट किया था। अगर सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए, सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1767 में हुआ। ये ध्यान रखना है, फैक्ट्स हैं कुछ, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद कर लेने हैं। 2 नेचुरल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, 2 प्राकृतिक बिंदु रेफरेंस के लिए जो यूज़ होते हैं हमेशा, वो क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन। ठीक है, दुनिया जो है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री में है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। अब देखिए, व्हेन 2 और मोर, हमने कंटूर लाइन बताई है। कंटूर लाइन जब 2 या 2 से ज़्यादा कंटूर लाइंस क्या करें, मर्ज कर जाएं एक दूसरे के साथ। मान लीजिए ये कोई हिल है, ठीक है, अब आपने कंटूर लाइंस बनाई, कंटूर लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये भी हमने बताया था। ठीक है, कंटूर लाइंस। अब दूर दूर देखिए, ये भी बताया था कि स्लोप कैसा होगा, अगर दूर दूर है तो स्लोप कैसा होगा, पास पास हैं तो स्लोप कैसा होगा। जब कंटूर लाइंस क्या करें, एक दूसरे से क्या हो जाएं, मर्ज हो जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा कंटूर लाइंस मर्ज हो जाएं, तो वो किसका फीचर है, रिप्रेजेंट फीचर्स ऑफ वर्टिकल स्लोप का। वर्टिकल स्लोप का मतलब या तो क्लिफ होगा वहाँ पर या वाटरफॉल होगा। अब वाटरफॉल कैसे होता है, कोई सॉरी कोई पहाड़ है, यहाँ से गिरा, ठीक है, इस तरह से यहाँ वाटरफॉल है। ठीक है, ब्लू से शो कर देते हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे ये है, ये वाटरफॉल है, तो कंटूर लाइन पर क्या दिखाया जाएगा, कंटूर लाइन पर अब भैया मर्ज है एक तरह से। ठीक है, अब कंटूर लाइन से इसको सीधा ये वर्टिकली हो रहा है, एक जगह ही है, तो ये क्या है, जो कंटूर लाइन है वो मर्ज कर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से दिखाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। लोअर पार्ट्स में ज़्यादा स्पेस ज़्यादा और अपर पार्ट्स में कंटूर पास पास होती हैं। अपर पार्ट्स में कंटूर पास पास होती है। नीचे देखिए, बेस क्या है, ज़्यादा है ना, ऊपर हिल होती है, तो ऊपर क्या है, लोअर पार्ट्स में स्पेस ज़्यादा है, नीचे वाले अपर पार्ट में कंटूर पास पास हो जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो कैसा स्लोप बनाती है, कॉनकेव स्लोप बनाती हैं। अ टंग ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग फ्रॉम हायर ग्राउंड इनटू द लोअर इज कॉल्ड स्पर। ये कब फॉर्म होता है, जब रिवर इरोजन होती है, फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन के द्वारा होता है। तो इस पर एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका आपको चित्र भी देखने को मिल जाएगा, इसकी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। तो इस पर पूछ लिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है। क्लियर, तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओपिसोमीटर या इसको रोटामीटर बोले, तो ओपिसोमीटर या रोटामीटर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जिग जैग लाइन होती है, जिग जैग लाइन की डिस्टेंस मापने के लिए। सीधी लाइन है, स्केल से माप लोगे, ठीक है, लेकिन जिग जैग लाइन है इस तरह से, तो अब इसको कैसे मापोगे, ठीक है, तो इसको मापोगे आप ओपिसोमीटर या रोटामीटर से। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है, ओपिसोमीटर या रोटामीटर। ठीक, पोलर प्लैनीमीटर, पोलर प्लैनीमीटर या सिंपली प्लैनीमीटर भी आए, तो ये किसके लिए, कैलकुलेट एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए।
इन्वेंट की गई प्रोफेसर जे आर्मस्लर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर जे आर्मस्लर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं, ठीक है। इससे एरिया पता करते हैं कि कितना एरिया है, पोलर प्लानीमीटर या प्लानीमीटर से। और रोटामीटर से हम डिस्टेंस नापते थे जिगजैग लाइन की। नाम याद रखना है, दोनों नाम ओपिसोमीटर रोटामीटर। ये तो पोलर प्लानीमीटर या प्लानीमीटर आए, प्रोफेसर जे आर्मस्लर, ये नाम भी याद रखना है। थियोडोलाइट कभी आपने लैंड सर्वे देखा होगा, ठीक है। सर्वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है कि शूटिंग सी चल रही है, पीले हेलमेट लगा कर जब लैंड का सर्वे होता है तो वो थियोडोलाइट ही होता है, ठीक है। थियोडोलाइट से क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं, मेजरिंग एंगल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के एंगल थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर किए जाते हैं। वर्नियर स्केल आया था, हमने बताया भी था, ठीक है। जब स्केल बता रहे थे तो वहाँ वर्नियर स्केल भी बताया था, एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये लीनियर डायमेंशन के लिए इसका वर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए थियोडोलाइट में हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइनोमीटर अगर आए तो क्लाइनोमीटर में ओनली वर्टिकल एंगल मेजर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थियोडोलाइट और क्लाइनोमीटर में ये अंतर है, समझ आया। क्लाइनोमीटर आए और थियोडोलाइट आए तो ध्यान रखना है, थियोडोलाइट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एंगल मापे जाते हैं एंड क्लाइनोमीटर में ओनली वर्टिकल एंगल, ठीक। बैरोमीटर प्रेशर के लिए। सेक्सटेंट ये क्या करता है? टू मेजर द एंगल बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। दो आपको विजिबल ऑब्जेक्ट है उनके बीच का एंगल मेजर करता है सेक्सटेंट। कॉमनली यूज्ड इन मैरीन नेविगेशन और एविएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है सेक्सटेंट का, ठीक। वर्नियर कैलिपर ये लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर किसके लिए? लेंथ के लिए। स्क्रू गोज, स्क्रू गोज ये लेंथ के लिए, ठीक है। डायमीटर भी क्या है? एक तरह की लेंथ है, तो डायमीटर मापने के लिए स्क्रू गोज का इस्तेमाल किया जाता है। स्फेरोमीटर ये क्या करता है? कोई कर्ड सरफेस है, कोई कर्ड सरफेस है, अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मापने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेंशन इसका रॉबर्ट एगली कोइक्स, नाम याद रखना, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना है। आंसर बस आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 1810 में। एनीमोमीटर और विंडवेन, इन दोनों में अंतर समझना ध्यान से। अब देखिए विंडवेन में डायरेक्शन बताते हैं, जो ये आपने कभी पवन चक्की देखी होगी, ऊपर ये लगी हुई होती है इस तरह से, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो इस तरह से जो ये लगा होता है चिड़िया सी, ये विंड वेन है। क्या है? विंड वेन है। ये डायरेक्शन बताता है। विंड वेन क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। और एनीमोमीटर विंड की स्पीड या विंड की वेलोसिटी के बारे में बताता है। समझ आया? जो विंड वेन है वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, कि विंड किस डायरेक्शन में बिलो कर रही है, चाहे वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में। लेकिन जो एनीमोमीटर होता है वो विंड की स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताता है कि कितनी स्पीड से विंड चल रही है। तो दोनों में अंतर याद रखना। एडोग्राफ, एडोग्राफ क्या करता है? रिडक्शन एंड एनलार्जमेंट ऑफ मैप, ठीक है। एडोग्राफ और पेंटाग्राफ दोनों याद रखना, एडोग्राफ और पेंटाग्राफ। कैमरा लूसीडा ये सुटेबल होता है, सुटेबल ओनली फॉर रिडक्शन ऑफ लार्ज मैप, स्पेशली वॉल मैप। तो कैमरा लूसीडा ये क्या करता है? जो लार्ज मैप है उनको रिड्यूस करता है। सुटेबल ओनली फॉर रिडक्शन ऑफ लार्ज मैप, स्पेशली वॉल मैप्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कैमरा लूसीडा। अब कुछ लाइंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस। अब आइसो लाइंस क्या होती हैं? जॉइन ऑल कनेक्टेड पॉइंट्स ऑफ सेम वैल्यू के जो पॉइंट को कनेक्ट करती हैं उनको आइसो लाइंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट आइसो लाइंस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। कॉन्टूर लाइन, जैसा कि हमने बताया इमेजिनरी लाइन होती हैं,
ठीक है, लाइन ऑफ इक्वल एलिवेशन को प्रदर्शित करती हैं। आइसोथर्म्स, ठीक है, वर्ड्स पकड़ना बस। थर्म्स, थर्म्स हमेशा टेम्परेचर के लिए यूज होता है, इक्वल टेम्परेचर। आइसोजियोथर्म्स, अभी तो देखिए थर्म्स था, आइसोथर्म्स इक्वल। आइसोजियोथर्म्स ये क्या है, इक्वल एनुअल मीन टेम्परेचर निकालने के लिए, इक्वल एनुअल मीन टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वो लाइन जो इक्वल एनुअल मीन टेम्परेचर को प्रदर्शित करते हैं आइसोजियोथर्म्स बोलते हैं। आइसोचीम्स, चीम्स ऐसा शब्द है कि सिकुड़ रहा, ठंड सी लग रही है, तो ये विंटर टेम्परेचर, इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर। आइसोथेरस, थेरस का मतलब ऐसा लग रहा है फैला हुआ, ठीक है, थेरस नाम ही ऐसा लग रहा है, थेरस। ठीक है, थेरस का मतलब फैला, कुछ चीज़ फैली हुई होगी, तो गर्मी में चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। आइसोथेरस इक्वल मीन समर टेम्परेचर, इक्वल मीन समर टेम्परेचर। कोई भी ट्रिक बनाओ लेकिन याद होनी चाहिए। कॉन्टूर लाइन इक्वल एलिवेशन, आइसोथर्म्स इक्वल टेम्परेचर, आइसोजियोथर्म्स इक्वल एनुअल मीन टेम्परेचर, आइसोचीम्स इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर, आइसोथेरस इक्वल मीन समर टेम्परेचर, आइसोहेल्स, हेल्स का मतलब है ये सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है, इक्वल और कांस्टेंट सोलर रेडिएशन, आइसोहेल्स इक्वल और कांस्टेंट सोलर रेडिएशन। आइसोबार्स, आइसोबार्स इक्वल प्रेशर, आइसोबार्स इक्वल प्रेशर। आइसोस्टेरस, आइसोस्टेरस ये एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के लिए, आइसोस्टेरस डेंसिटी। आइसोड्रोसोथर्म्स, आइसोड्रोसोथर्म ये ड्यू पॉइंट के लिए, ड्यू पॉइंट। आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स ये इक्वल रेनफॉल के लिए। आइसोह्यूम्स, आइसोह्यूम्स एक कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, आइसोह्यूम्स कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। आइसोनेफ्स ये क्लाउड कवर के लिए, आइसोनेफ्स क्लाउड कवर। आइसोचेलेस ये हेलस्टॉर्म के लिए, ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ हेलस्टॉर्म्स। आइसोब्रॉन्स, आइसोब्रॉन्स थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी अकर्ड साइमल्टेनियसली, जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है एक साथ, ठीक है, कई जगह चले, आइसोब्रॉन्स। आइसोक्रोन्स, क्रोन्स का मतलब क्रोनोलॉजी शब्द सुना है ना, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी हमेशा टाइम से रिलेटेड होती है, क्रोन्स शब्द यहीं से है, ठीक है, क्रोन्स, क्रोनोलॉजी, क्रोन्स, क्रोन्स हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, तो इक्वल टाइम। आइसोडोपेंस ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वेबर, वीवर, ठीक है, ये वीवर नहीं सॉरी वेबर है, वीवर तो एग्रीकल्चर में, वेबर, ठीक है, वेबर ने आइसोडोपेंस का यूज़ किया था, बताया था इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वेबर, ठीक है, वेबर हमने पढ़े थे, वेबर लॉस की थ्योरी, इसार्ड की थ्योरी, स्मिथ की थ्योरी, पैलेंडर, ठीक है, ये सारे हमने देखे थे, हूवर। आइसोटैक्स, आइसोटैक्स इक्वल विंड स्पीड के लिए, आइसोटैक्स। आइसोगोन्स इक्विवेलेंट एंगल के लिए, आइसोगोन्स इक्विवेलेंट एंगल के लिए, ठीक है। आइसोबैथिथम्स, आइसोबैथिथम्स डेप्थ ऑफ वाटर विद इक्वल टेम्परेचर, ठीक है, ये गहराई में जाकर, बैथी का मतलब गहराई में है, डेप्थ ऑफ वाटर विद इक्वल टेम्परेचर। आइसोहेलाइंस, आइसोहेलाइंस ये सैलिनिटी के लिए, हेलाइन का मतलब सैलिनिटी। आइसोपिकनल्स, आइसोपिकनल्स ये सरफेस ऑफ इक्वल वाटर डेंसिटी या डेंसिटी से रिलेटेड है, पिकनोक्लाइन पढ़ाया था ना ओशिनोग्राफी में, तो इससे ही है, ठीक है। आपको एक किसी याद होनी चाहिए, पूछ सकते हैं कोई सी भी एक, ये आपको आने चाहिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फिजिक्स ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको आनी चाहिए। अब देखते हैं मैप प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। मैप प्रोजेक्शन, मैप हमने आपको बताया था कि मैप होता क्या है, 3D सरफेस को, कोई 3D है, 3D को 2D सरफेस पर प्रदर्शित करना, वही मैप है, ठीक है। अब मैप प्रोजेक्शन क्या है, ये एक मेथड है, मैप प्रोजेक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द ग्रेटिट्यूड ऑफ, ग्रेटिट्यूड भी बताया था, एक जाल होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो इसको प्लेन सरफेस पर हम बनाते हैं, वही मैप प्रोजेक्शन है, ठीक है। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक जाल है,
ठीक है, उसको हम क्या है एक प्लेन पेपर पर बनाते हैं, वही मैप प्रोजेक्शन है। ग्रेटिक्यूल क्या था, नेटवर्क ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियंस। पैरेलल क्या है, पैरेलल्स हम लैटिट्यूड्स को बोलते हैं, पैरेलल्स लैटिट्यूड्स को, एंड मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको या पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या है, ड्राइंग ऑफ द ग्रेटिक्यूल ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। मैप प्रोजेक्शन, मैप तो बताया था, प्रोजेक्शन क्या है, ड्राइंग ऑफ द ग्रेटिक्यूल ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। उनको क्या है किसी प्लेन सरफेस पर चित्रकारी, मतलब एक तरह चित्रकारी ना बोलकर क्या है स्केच खींच देना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। लेक्सोड्रोम और रंबलाइन हमने पूछा है कि क्या था, ठीक है, ये कौन से मैप में यूज़ होता है, तो ध्यान रखना मर्केटर प्रोजेक्शन में। मर्केटर प्रोजेक्शन ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ड्रॉन ऑन मर्केटर प्रोजेक्शन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स हैविंग अ कांस्टेंट बियरिंग, ठीक है। अब बियरिंग का मतलब क्या होता है, बियरिंग कांस्टेंट बियरिंग, बियरिंग किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से, किससे, डायरेक्शन से रिलेटेड है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द देखिए यहाँ लिखा भी आ गया डायरेक्शन ड्यूरिंग नेविगेशन, तो इसका ये जब नेविगेशन में यूज़ की जाती हैं रंबलाइन या लेक्सोड्रोम का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। मार्केटर प्रोजेक्शन का ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, नेविगेशन में ही किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, अब देखिए ऑर्थोमॉर्फिक, मॉर्फ एंड ग्राफिक, ये दो शब्द पकड़ लेना, फिर मैप प्रोजेक्शन में आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ग्राफिक का मतलब एरिया है एंड मॉर्फिक का मतलब शेप है। मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं ना, जियोमॉर्फोलॉजी, तो शेप के बारे में ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। मॉर्फिक का मतलब, मॉर्फ का मतलब शेप है एंड ग्राफिक का मतलब एरिया है। A projection in which the network of latitudes and longitude is developed in such a way that every graticule on the map is equal in area to the corresponding graticule on the globe। अब देखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। जो होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कभी भी लिखा है तो वो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, ठीक है। इस तरह से खींचा जाता है ये, ठीक है। तो जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है टू द करस्पॉन्डिंग ग्रेटिक्यूल ऑन द ग्लोब, ठीक। तो होमोलोग्राफिक का मतलब समझ आया, यहाँ पर क्या है एरिया इक्वल होगा, और ऑर्थोमॉर्फिक में शेप करेक्ट होगी। अब प्रोजेक्शन इन विच द करेक्ट शेप ऑफ अ गिवन एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो शेप यहाँ ज़्यादा डिस्टोर्ट नहीं होती है, ठीक है, तो ये ऑर्थोमॉर्फिक होता है। दोनों में समझ आया, होमोलोग्राफिक एंड ऑर्थोमॉर्फिक, ये आगे काम आएगा। लेक्सोड्रोम या फिर रंबलाइन, ये मर्केटर प्रोजेक्शन में स्ट्रेट लाइन होती है, दो पॉइंट को जोड़ती है ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन देख लेते हैं। मैप प्रोजेक्शन मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, डेवलपेबल सरफेस, तीसरा क्या है, तीसरा है ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़। तो इन 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव। जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है वो पर्सपेक्टिव है, और जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है वो नॉन पर्सपेक्टिव है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेवलपेबल सरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल और जेनिथल, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल और जेनिथल, ठीक है। और फोर्थ वन कन्वेंशनल, ठीक है, ये कन्वेंशनल है, ये ध्यान रखना है। चारों ध्यान रखने। कॉनिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, बोन प्रोजेक्शन। अब बोन ध्यान रखना कॉनिकल में आता है, बोन प्रोजेक्शन कॉनिकल में, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्शन, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, बोन प्रोजेक्शन, पॉलीकॉनिक एंड इंटरनेशनल।
वहीं सिलेंड्रिकल की बात करें, नेचुरल सिलेंड्रिकल, सिंपल इक्विडिस्टेंस सिलेंड्रिकल, लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है, मर्केटर प्रोजेक्शन, ये सिलेंड्रिकल के अंडर में ही आता है, एंड गोल स्टीरियोग्राफिक, ये क्या है, सिलेंड्रिकल के पार्ट हैं। जेनिथल में पोजीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, किसी टेंजेंट प्लेन पर पोजीशन के हिसाब से पोलर, इक्वेटोरियल एंड ओब्लिक, ठीक है, जो हम पेपर को क्या है किसी सरफेस पर लगाएंगे, अगर वो पोल पर है, ठीक है, टेंजेंट प्लेन के हिसाब से पोल पर है, या इक्वेटोरियल पर है मतलब इक्वेटर पर है, या ओब्लिक, इक्वेटर और पोल के बीच में कोई भी एरिया है उसके बीच में उसको ओब्लिक बोलेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ आई पॉइंट, दो तरह से डिवाइडेड है, पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में निमोनिक जब सेंटर पर होगी क्या है पोजीशन, स्टीरियोग्राफिक पेरीफेरी पर, ऑर्थोग्राफिक निमोनिक में सेंटर पर, स्टीरियोग्राफिक में पेरीफेरी पर, ऑर्थोग्राफिक में इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर, ठीक है। नॉन पर्सपेक्टिव में इक्विडिस्टेंस और इक्वल एरिया, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ एरिया की। कन्वेंशनल, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलर, मोलविडे, इंटरप्टेड मोलविडे, साइनोसोडियल, इंटरप्टेड साइनोसोडियल, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ऑर्थोमॉर्फिक, होमोलोग्राफिक, ऑर्थोमॉर्फ, मॉर्फ का मतलब एरिया, सॉरी मॉर्फ का मतलब शेप है, मॉर्फ का मतलब शेप है, यहाँ लिख के देते हैं, ठीक है, मॉर्फ का मतलब शेप, ग्राफिक का मतलब एरिया, ठीक है, एजीमुथल एंड इक्वी डिस्टेंस, ये आपको सारे पता होना चाहिए, एक एक क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये आपको पूरा चार्ट आना चाहिए। एक चार्ट और है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, इसी का ही, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव, कन्वेंशनल, ठीक है, ये सारे बताए। पर्सपेक्टिव है लाइट के हिसाब से, नॉन पर्सपेक्टिव बिना लाइट के, कन्वेंशनल जो होते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली इनको बनाया जाता है, हाथ से भी बना देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपेबल सरफेस, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और जेनिथल, ठीक है, ये फ्लैट सीट ऑफ पेपर की लगाते हैं तो वो जेनिथल है। नॉन डेवलपेबल में ये कैन नॉट बी फ्लैटेंड, ठीक है। और ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अभी बताया था कि होमोलोग्राफिक एरिया पर ध्यान दिया जाता है, ऑर्थोमॉर्फिक शेप पर ध्यान दिया जाता है, ट्रू शेप। एजीमुथल में डायरेक्शन पर, एजीमुथल में डायरेक्शन पर ध्यान रखना है, एजीमुथल डायरेक्शन दिशा पर। ट्रू बियरिंग भी बोलते हैं इसको, ट्रू बियरिंग, ठीक है, डायरेक्शन पर। एंड इक्विडिस्टेंस या ट्रू स्केल प्रोजेक्शन, इसमें डिस्टेंस या स्केल पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। एजीमुथल में ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, यह एजीमुथल है, एजीमुथल में डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, निमोनिक, ठीक है, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक। निमोनिक लाइट एट द सेंटर ऑफ ग्लोब, स्टीरियोग्राफिक पेरिफेरी पर, ऑर्थोग्राफिक इन्फिनिटी पर। यूपी असिस्टेंट में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक यहाँ लाइट इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कॉनिकल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मिड लैटिट्यूड्स के लिए। अब मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अब इस पर एक कोन हमने लगाया, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे कि कोन पूरा आ जाना चाहिए। दोबारा से बनाते हैं, रुको, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, कोई और पेन से ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पर हमने कोन लगा दिया, कोन, ये तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया था शुरू में कि इसमें एक स्टैंडर्ड पैरेलल भी होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पैरेलल जहाँ पर कोन क्या है टच करता है और ट्रू शेप देता है एक तरह से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैरेलल मान लीजिए। और स्टैंडर्ड मेरिडियन वो लाइन होती है जो इनको कनेक्ट करती है, स्टैंडर्ड पैरेलल के पॉइंट को, कोन के पॉइंट को
और पोल के पॉइंट को। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ये स्टैंडर्ड पैरेलल है। दोनों में अंतर आपको पता होगा, शुरू में हमने बताया था। तो कॉनिकल प्रोजेक्शन, इसका यूज़ मिड लैटिट्यूड्स के लिए होता है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसको लैम्बर्ट प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसका यूज़ इक्वेटर के लिए। ठीक है, इसका यूज़ इक्वेटर के लिए, सिलेंडर का यूज़ इक्वेटर के लिए होता है। एंड जेनिथल प्रोजेक्शन का यूज़ पोल के लिए होता है। ठीक है, तीनों ध्यान रखना, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, जेनिथल। मर्केटर प्रोजेक्शन, डच मर्केटर कौन थे? मर्केटर जिरार्डस क्रैमर, इनका पूरा नाम है मर्केटर जिरार्डस क्रैमर। ये एक डच कार्टोग्राफर थे। कौन थे? डच कार्टोग्राफर। ठीक है, प्रोजेक्शन इन्होंने इसका यूज़ 1569 में किया, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड था। ठीक है, मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में ध्यान रखना, नेविगेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन, ऑस्कर विंकल ने इसकी खोज की 1921 में। ये क्या करता है? शोज कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज विद वेरी लिटिल डिस्टोर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन शो करता है कॉन्टिनेंट और कंट्रीज को बहुत कम डिस्टोर्शन के साथ। ये हमने बताए थे ऑर्थोमॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब शेप। ठीक है, जो ट्रू शेप दिखाए वो मर्केटर, और स्टीरियोस्कोपिक प्रोजेक्शन है। ठीक, एरिया की बात करें, एरिया में मोलिव्डे और सैनसन फ्लैमिस्टीड साइनोसोडियल प्रोजेक्शन। ठीक है, दो बंदे थे इसमें, सैनसन और फ्लैमिस्टीड, इसको साइनोसोडियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। एजीम्यूथल डायरेक्शन की बात होती है, मर्केटर और जेनिथल प्रोजेक्शन इसमें आते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। लैटिट्यूड्स को सर्कल्स भी कहते हैं, लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री या इक्वेटर ये ग्रेट सर्कल है। ओनली 1 लैटिट्यूड 0 डिग्री ग्रेट सर्कल है। एवरेज रेडियस अर्थ की 78.1 है, मीन 3963 मील। जर्मेनस इन 1466 प्रोड्यूस द ट्रेपेजियम फॉर्म विच लेटर ऑन लेड टू फ्लैमिस्टीड प्रोजेक्शन। कुछ फैक्ट हैं, बस याद रख लेना है इनको। गैलेटरियनस मेड द फर्स्ट इक्विडिस्टेंस पोलर जेनिथल मैप। 1544 में गेरहार्ड क्रीमर मेड अ मैप ऑफ यूरोप ऑन कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल। क्रैमर, ये वही है जो मर्केटर का पूरा नाम है। क्रैमर वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्केटर वर्ल्ड मैप। ठीक है, 1595 में ही पब्लिश्ड अ बुक ऑफ मैप इन विच द टाइटल एटलस वॉज यूज्ड। इंपॉर्टेंट है, एटलस याद रखना है, मर्केटर। मोलिव्डे प्रोजेक्शन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ होमोलोग्राफिक। मोलिव्डे क्या है? होमोलोग्राफिक। ग्राफिक का मतलब एरिया, इसमें एरिया ठीक रहता है। होमोलोग्राफिक मैप प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे, याद रखना है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं सारे जितने भी हमने अभी मैप प्रोजेक्शन में देखे, अब पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है, इसको हम लाइन ऑफ जीरो डिस्टोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पैरेलल को लाइन ऑफ जीरो डिस्टोर्शन। स्टैंडर्ड पैरेलल आपको बताया है। ठीक है, जहाँ पर कोई टच करता है और कौन दिखाया था वो स्टैंडर्ड पैरेलल है। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, इसमें लाइट हैज़ नो इन्फ्लुएंस, लाइट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैथमेटिकल होता है। एग्जाम्पल मोलिव्डे, साइनोसोडल। कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा रट जाना चाहिए, अगर नहीं रटा है तो फिर से आप इसको वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे चार्ट ये पता लग गया ना, तो आप कर ले जाओगे कि कॉनिकल में क्या क्या आता है, सिलेंड्रिकल में क्या क्या आता है, और जेनिथल में क्या आता है, कन्वेंशनल में क्या आता है, और ग्लोबल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम बार बार नहीं बताएंगे, अब यहाँ पर इनके टाइप्स एक एक कर इसीलिए यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। यहाँ ना तो एरिया और ना ही शेप, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं होता है, ना इधर इक्वल एरिया नॉर शेप।
ये प्रोजेक्शन किसके लिए सूटेबल होता है? जैसे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है, या बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा और नर्मदा वैली। मीन्स जो बिल्कुल थोड़ा सीधा सीधी चीज़ें हैं लैटिट्यूड की तरह, तो वहाँ पर ये सुटेबल होता है, ठीक है, क्लियर। कोनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल, यहाँ नाइदर इक्वल एरिया नॉर शेप। अब यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मैप के लिए कंट्री की बात करें तो यूएसएसआर, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटिश आइलैंड, मंगोलिया, कनाडा, तिब्बत। तो इनका यूज़ यहाँ किया जाता है टू स्टैंडर्ड पैरेलल का, ठीक है। वन स्टैंडर्ड पैरेलल में किसी रेलवे के बारे में बताना है, किसी घाटी के बारे में बताना है, ठीक है, नर्मदा वैली है जैसे उसके बारे में, या बाउंड्री यूएसए कनाडा की, ठीक है। ऐसे मत बता देना लॉन्गिट्यूडनली, वो यहाँ पर यूज नहीं होगी, लैटिट्यूडनली। अगर रेलवे लाइन इस तरह से, घाटी इस तरह से है, ठीक है, मैप में, तो वही कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल में आएगी। टू स्टैंडर्ड पैरेलल में देख यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कंट्रीज याद रखना, पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। बॉन प्रोजेक्शन, बॉन की अगर बात करें, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर, याद रख लेना है, पूछ लिया जाए, आरपीएससी में पूछा गया था, नाम अभी बताएंगे आपको। फर्डिनेंड हेसलर का नाम पूछा था कि हेसलर के आगे 4 ऐसे नाम दे दिए थे, कंफ्यूजिंग, पूरा नाम भी आपको आना चाहिए। तो बॉन कहाँ के थे? फ्रेंच कार्टोग्राफर। बॉन प्रोजेक्शन में इक्वल एरिया, ये बॉन प्रोजेक्शन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। इसका यूज़ जो दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप हैं, सिर्फ अफ्रीका को छोड़कर, तो वहाँ इस्तेमाल होता है। अफ्रीका के लिए साइनोसोडल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका के लिए साइनोसोडल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इंडिया, ये सब बॉन प्रोजेक्शन पर बनाए जाते हैं। अब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में घुमाने वाला क्वेश्चन आया था कि इंडिया का जो क्लाइमेट से रिलेटेड पूछ लिया था, या वेदर मैप किस पर बनाया जाता है। 90% बच्चों ने बॉन प्रोजेक्शन ही लगाया, लेकिन उसमें वेदर मैप पूछा था, इसलिए कमीशन ने मर्केटर माना है, ठीक है, मर्केटर प्रोजेक्शन। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें भी, ठीक है। पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन फर्डिनेंड हेसलर के द्वारा डेवलप्ड किया गया। फर्डिनेंड हेसलर अमेरिकन थे। फिट फॉर मैप ऑफ यूरोप के मैप के लिए पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में कभी भी पोल नहीं दिखाया जाता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा मैप है जहां पोल शो नहीं किया जाता है, तो वो क्या है? सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है। ऑल पैरेलल्स आर इक्वल टू द इक्वेटर, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर अगर डायमीटर की बात आए तो 2 पाई आर, एंड ऑल मेरिडियन आर हाफ ऑफ द इक्वेटर। जो ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में इक्वेटर की बात करें तो इसका डायमीटर निकालनी है 2 पाई आर, और जो मेरिडियंस होते हैं, लॉन्गिट्यूड है, वो इसकी हाफ होती हैं, ठीक है, इसकी हाफ होंगी। लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, इसमें क्या है? ऑल पैरेलल एंड मेरिडियन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री पर काटते हैं लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में, ठीक है। ये 100 ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक रबड़, कॉफ़ी, राइस, मेज, ये सब 100 होते हैं किस पर? लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। अब यहाँ भैया ट्रॉपिकल क्रॉप ही क्यों? क्योंकि ये सुटेबल होता है लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर ज़्यादा अच्छे से काम करता है लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल क्रॉप्स को ज़्यादा अच्छे से ये दिखाता है। 90 डिग्री पर कट करता है, ये ध्यान रखना। मर्केटर प्रोजेक्शन, पूरा नाम हमने ऊपर भी बताया था, मर्केटर ग्राडस कार्मर, ठीक है, डच के हैं, ये भी ध्यान रखना। डच 1569 में। अब मर्केटर प्रोजेक्शन सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है। फ्लेमिश और एडवर्ड राइट का भी योगदान रहा है, नेविगेशन के लिए सुटेबल है। रंबलाइन लैक्सोड्रोम शुरू में ही बता दिया। वेदर पैटर्न, क्लाइमेट, वेदर, रेनफॉल, ये सब मर्केटर प्रोजेक्शन पर दिखाए जाते हैं, ठीक जी, कोई दिक्कत।
निमोनिक, ये हमने बताया जब लाइट सेंटर पर पड़ती है निमोनिक है। टेंजेंट टचेस आइदर ऑफ द पोल्स, ठीक है। इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द मैप ऑफ वन हेमिस्फेयर ऑन दिस प्रोजेक्शन बिकॉज द इक्वेटर बिकम्स इनफाइनाइट। यूज इसका एयरवेज फॉलो करते हैं निमोनिक प्रोजेक्शन को। लाइट यहाँ सेंटर पर पड़ती है, ठीक है। लाइट कहाँ से पड़ती है? सेंटर पर, और ये टचेस करती है कोई से एक पोल पर, ठीक है, जो टेंजेंट टचेस आइदर ऑफ द पोल, ठीक है। एक साथ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द मैप ऑफ वन हेमिस्फेयर ऑन दिस प्रोजेक्शन बिकॉज द इक्वेटर बिकम्स इनफाइनाइट। स्टीरियोग्राफिक में लाइट एक पोल पर पड़ती है, लाइट एट वन पोल, टेंजेंट प्लेन एट अदर पोल। लाइट एक पोल से और टेंजेंट दूसरे पोल पर रहेगा। ऑर्थोग्राफिक में लाइट इन्फिनिटी से, और ये एस्ट्रोनॉमर्स इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। निमोनिक सेंटर पर लाइट, स्टीरियोग्राफिक किसी एक पोल पर, या पेरिफेरी भी बोल सकते हो, टर्म ऐसा दे देंगे घुमाने को, और इन्फिनिटी तो ऑर्थोग्राफिक। साइनोसोडल मैप की अगर बात की जाए, साइनोसोडल का दूसरा नाम सेंसन फ्लैमिस्टीड प्रोजेक्शन भी है, यह भी हमने बताया था। सेंसन फ्लैमिस्टीड प्रोजेक्शन, सेंसन फ्रांस के थे और फ्लैमिस्टीड ब्रिटिश थे, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है, दोनों भाई, ठीक। साइनोसोडियल, इस पर साउथ अमेरिका और अफ्रीका का मैप बनाया जाता है साइनोसोडल पर, ठीक है, एक प्याज की तरह होता है ऐसे, तो आप इसका मैप भी देख सकते हैं। यहाँ सही से बन नहीं पाया तो ये देख लेना है, प्याज की तरह होता है, ठीक है, साइनोसोडल। इस पर अफ्रीका और साउथ अमेरिका का मैप दिखाया जाए। मोलिव्डे जर्मन के थे, इक्वल एरिया और होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन है मोलिव्डे प्रोजेक्शन। ग्लोबुलर प्रोजेक्शन, ये डिज़ाइन किया गया, फर्स्ट डिज़ाइन बाय S.J. फोरनियर के द्वारा डेवलप किया गया 1645 में। आदर्श और योगदान किसका रहा? J.B. निकोलसी और A. एरो स्मिथ का। निकोलसी, ये J.B. निकोलसी और A. एरो स्मिथ का योगदान भी ग्लोबुलर प्रोजेक्शन में रहा। इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन, ये मॉडिफाइड पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है, A. पेंग के द्वारा ये क्या है दिया गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिलियन मैप भी बोलते हैं इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन को, मिलियन मैप। इसमें स्केल 1:10 लाख होता है, 10 लाख, ठीक है, इसमें 1:10 लाख होता है, ठीक है, इसीलिए मिलियन मैप भी बोलते हैं। ये बहुत ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोमॉर्फिक होता है, ठीक जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। हमने मैप देखा, शुरू में स्केल देखा, ठीक है, मैप के टाइप्स भी देख लिए, इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स थे वो देखे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा हमने जो लाइन थी, सारी लाइंस, आइसो लाइंस, सारी लाइंस देखी। इसके साथ साथ हमने मैप प्रोजेक्शन भी पढ़ा। यहाँ तक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है जी।